नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मैंगो, जिसे फलों का राजा या भारत का राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है और अभी प्रेजेंट टाइम में ये खतरे में क्यों है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं या आपको आम बहुत पसंद है या आप एक किसान हैं, आप एक एग्रीकल्चर रिसर्चर हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और बताना चाहता हूं इस टॉपिक को मैं आज क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि कल द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और इस आर्टिकल को जब पब्लिश किया गया है तो उससे पहले कुछ किसानों के साथ जानकारी या ये कह सकते हो कुछ किसानों के साथ बातचीत हुई है। और ये किसान जो है वो सहारनपुर जिले के हैं, यूपी के अंदर। आप लोगों को शायद पता होगा कि सहारनपुर जो जिला है यूपी का, वो हरियाणा बॉर्डर के ऊपर पड़ता है। हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड बॉर्डर जो स्टेट है, इनकी बॉर्डर उसके साथ लगती है। और इसी के साथ बात करें तो इस सहारनपुर रीजन को दोआब रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये गंगा और यमुना के बीच का रीजन है और यहां पर काफी अच्छी सॉइल है, काफी अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिसकी वजह से यहां पर मैंगो का उत्पादन अच्छा खासा होता है। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से लगातार पिछले कुछ सालों के अंदर जो मैंगो का उत्पादन अच्छा होने के बावजूद भी किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है, या मैंगो के अंदर क्या परेशानियां सामने जो है सामना करने को मिल रही है किसानों को। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर टोटल जो 2022-23 के अनुसार एरिया जो था वो लगभग 3.19 लाख हेक्टेयर एरिया था और जो टोटल उत्पादन हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था, वो लगभग 45.78 लाख मैट्रिक टन था। और जो सहारनपुर जिस हम जिले की आज बात कर रहे हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट है प्रोडक्शन करने वाला मैंगो का। और इसी के साथ में हमारा मेन टारगेट आज का ये है कि अगर बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर एज ए मैंगो मैन, या आप अगर किसान हो जिस जो कि मैंगो का उत्पादन करते हो, आम की फसल को बोते हो और आप आम का हार्वेस्टिंग कर रहे हो, तो क्यों आपके लिए डिफिकल्ट टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय पहले अगर आप लोग देखोगे तो जो आपका फ्रूट्स का, वेजिटेबल का टेस्ट हुआ करता था, स्वाद हुआ करता था, वो काफी अलग था, काफी नेचुरल था। लेकिन पिछले कुछ समय में काफी फलों और सब्जियों के अंदर आपने देखा होगा कि उसके स्वाद में या टेस्ट में बदलाव आया हुआ है। और ये बदलाव क्यों आया, तो शायद आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय से हमारे फसलों के अंदर जो केमिकल का उपयोग है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और केमिकल का उपयोग बढ़ने के कारण जो किसानों, जो कंज्यूमर है, जो उसको कंज्यूम करता है, उनकी डिमांड में भी कमी आई है। और आपने ये भी देखा होगा कि मार्केट के अंदर कई ऐसे फ्रूट्स आजकल प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल होते हैं जिनका कलर जो है, या आम की बात करें तो आम को आपने देखा होगा उसका जो ऊपर का छिलका होता है उस पर काफी दाग और धब्बे देखने को मिलते हैं। और कई बार हम लोग फ्रूट को जब ओपन करते हैं, इस बार मैंने कम से कम 2 से 3 बार मुझे लगता है कि फ्रूट को परचेज किया था, लेकिन उसमें एक बार ऐसा हुआ कि काफी कीड़े, और लगातार कम से कम ये कह सकते हो कि अगर 10-12 आम लिए थे तो उनमें से 7-8 आम के अंदर मुझे कीड़े देखने को मिले, जो कि एक काफी एनोइंग कंडीशन होती है। तो लगातार कंज्यूमर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि पैसा बार बार इन्वेस्ट करना, और वो भी काफी महंगा दाम देकर हम जब किसी चीज को परचेज करते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा खरीदने का मन नहीं करता है। तो वही हाल यहां पर देखने को मिला। या तो जो फ्रूट है, जो हमारा आम है, उसकी क्वालिटी खराब थी, बाहर से दिखने में अच्छा नहीं था। दूसरा इसके अंदर क्या हुआ कि उसके स्वाद भी आपका कहीं ना कहीं फीकापन उसमें देखने को मिला। जो उसका नेचुरल स्वीटनेस था, उसका जो प्राकृतिक मीठापन था, वो आज नहीं उसमें उपलब्ध है। और इसके साथ में जो उसका कलर, जो मैंने अभी आपको कहा कि वो भी कहीं ना कहीं बदल चुका है, तो जिसकी वजह से मार्केट में उसकी जो डिमांड है वो काफी कम हुई है और उसको उतना ज्यादा परचेज नहीं किया जा रहा है, पसंद नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम दूध है देखने को मिल रही है। इसमें जो आपका टेस्ट में बदलाव आया है उसका सबसे बड़ा रीजन है जो केमिकल्स हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपके राइपनिंग, जो कुछ हार्मोन्स कह सकते हो, केमिकल्स कह सकते हो, या फिर जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स होते हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं। जैसे उनमें से काफी कॉमन है पैक्लोब्यूटेजोल, जो कि काफी मात्रा में आजकल जो मैंगो फार्मर्स हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके टेस्ट में, उसके स्वाद में काफी बदलाव देखने को मिला है।
इसके साथ अगर हम थोड़ा सा एक यहां पर डिफरेंस देखना चाहेंगे, दशहरी और चौसा मैंगो को जब प्रोडक्शन करता है किसान, तो उसमें क्या अंतर आता है। अब बताना चाहता हूं कि जब किसान उसका उत्पादन करता है, तो अब देखो जो आपका दशहरी मैंगो है उसको जब मार्केट में बेचता है किसान, तो उसको केवल 8 से 10 रुपए किलो ही मिलता है, लेकिन मार्केट में वही मैंगो आपका 100 रुपए से लेके 120 रुपए किलो तक बिक रहा है होता है। तो आप सोच के देखिए कि किसान को केवल 8 से 10 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं अगर हम आपके चौसा आम की बात करते हैं, तो उसका दाम किसान को 50 रुपए से भी कम मिलता है, यानी कि किसान अगर उत्पादित करके उसको मार्केट में बेचता है तो उसको 50 रुपए भी नहीं मिल पाता है। और चौसा आम में एक और कॉस्ट है जो किसान को बियर करनी पड़ती है, वो ये है कि चौसा का जो आम होता है उसकी बैगिंग करनी पड़ती है। आपने देखा होगा, शायद आप लोग कभी किसी मैंगो ऑर्चर्ड के मैंगो के बाग के साथ में से जा रहे हो, तो आपने देखा होगा कि मैंगो के फलों के ऊपर एक पूरा का पूरा कवर जो है किया होता है, और उस बैग की कॉस्ट जो है वो लगभग 3.5 रुपए होती है, और जो लेबर उस बैग को लगाती है उनकी पर बैग की आप लगभग 1.5 रुपए कॉस्ट मान सकते हो। तो टोटल यहां पर 5 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट किसान को बियर करनी पड़ती है। और इस प्रकार से जो बाकी खर्चे यहां पर उसको उत्पादित करने में, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स, जो केमिकल सप्लाई किए जाते हैं, है ना, या उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है, उसकी रखवाली की जाती है, उन सभी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल कॉस्ट काफी ज्यादा बैठ जाती है। लेकिन किसान को अंत में 50 रुपए से भी कम मिलता है, और उसका मार्केट में प्राइस हमें 200 से 250 के बीच में देखने को मिलता है। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि किसान के पास एक तो उतना पैसा नहीं पहुंच रहा है, दूसरी तरफ कंज्यूमर की बात अगर हम करें जो उसको खा रहा है उसके पास उसका एक्चुअल क्वालिटी नहीं पहुंच रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज प्रेजेंट टाइम में बदलाव करने की जरूरत है। तो बदलाव कहां पर करना पड़ेगा? एक तो बदलाव किसान के खेत में ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है वो किसान के द्वारा किया जा रहा है। और वही अगर दूसरी बात हम लोग करें तो एक हमें बदलाव मिडिल मैन, यानी कि जो आपका बीच में जो खर्चा, यहां पर अगर हम बात करें जैसे 200 रुपए मार्केट में उसको मिल रहा है कंज्यूमर को, और किसान को केवल 50 रुपए मिल रहा है, तो बीच में 150 रुपए कौन लेकर चला गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। तो अब हम प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो किसान के लिए इतनी कॉस्ट में आगे बढ़ पाना काफी मुश्किल है। लेकिन यहां पर सबसे पहले मैं आपको पेक्लोपिट्रोजोल के बारे में बताना चाहता हूं कि एक ऐसा केमिकल है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। इसको मेनली आपके जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, या ये कह सकते हो फ्लावरिंग को आपका प्रमोट करने के लिए और वेजिटेटिव ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए, जो जिबरलिन हार्मोन है उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए, और ओवरऑल उसके अंदर फ्रूटिंग और राइपनिंग, ये कह सकते हो उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इस केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है। और जिसकी वजह से अब यहां पर प्रेजेंट टाइम में जो फ्रूट की क्वालिटी है वो तो रिड्यूस हुई ही हुई है, उसके साथ में उसकी सेल्फ लाइफ भी जो है आपकी रिड्यूस हो चुकी है, और जो एक एरोमा होता है, खुशबू होती है जो उस पर्टिकुलर फ्रूट की, वो भी काफी हद तक डिक्रीज हो चुकी है। इसके कारण कंज्यूमर जो है वो लगातार इसको, क्योंकि उसके टेस्ट में अगर बेहतर क्वालिटी नहीं होगी तो डेफिनेटली कंज्यूमर उसको अवॉइड करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से लगातार यहां पर जो है एक और इंपॉर्टेंट यहां पर ये कह सकते हो कंसर्न देखने को मिल रहा है कि केमिकल लगातार जो है उन फ्रूट्स के अंदर डिपॉजिट होता जा रहा है, और उसका हमारी हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बात करें यहां पर तो 12 साल पहले का एक एग्जांपल यहां पर लिया गया है कि 12 साल पहले लगभग अगर हम बात करें तो 12 या 15 या 10 साल पहले किसानों को इस केमिकल के बारे में जानकारी दी गई कि ये आपके फ्रूट को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। अब देखिए यहां आपका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो सबको जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए। वो क्या है कि देखिए फॉर एग्जांपल आप एक किसान के पास कोई भी केमिकल लेकर जाओगे और उसको यह बताओगे कि इस केमिकल के प्रयोग से आपका उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब किसान ज्यादातर जो खेत में हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ना ही उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी है। आप अगर मान के चलो कोई केमिकल देते हो, अगर एक पढ़े लिखे इंसान को दोगे तो शायद वो उसके बारे में गूगल पे या कहीं और कोई जानकारी को सर्च करने की कोशिश करेगा, और उसमें भी ऑथेंटिसिटी को फाइंड आउट करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। और ऊपर से किसान तो बेचारा वैसे भी वही बात है कि अनपढ़ है या फिर उसको उतनी जानकारी नहीं है, तो वो अब कुछ सर्च नहीं कर पाया। और आज से 10 साल पहले वैसे भी जो है उतनी जानकारियां नहीं हुई करती थी। आजकल तो फिर भी यूट्यूब वगैरह काफी जो है प्लेटफॉर्म आ चुके हैं सोशल मीडिया के, जिसकी वजह से जानकारी को फैलाना काफी आसान हो चुका है। तो उस समय जब केमिकल किसान को दिया गया तो उस केमिकल को यही बताकर दिया गया कि आपका उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन भी बढ़ा, क्योंकि यहां पर यह कहा गया था कि फेस्टिव ऑफ ए फ्रूट्स, यानी कि इससे आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो यहां पर कह सकते हो कि पहले एक ट्री के ऊपर जब 100 आपके आम आते थे उसकी जगह आपका 300 आम आने लगे, तो किसान भी खुश थे। और 6-7 साल के बाद किसानों को पता चला कि अब अगर हम केमिकल को प्रयोग में नहीं लाएंगे
तो मैंगो उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि जो प्लांट है उसको आदत पड़ चुकी है उस केमिकल को आपका यूज करने की, प्रयोग करने की, और अब अगर हमने उसको केमिकल नहीं दिया तो वो उत्पादन नहीं करेगा। दूसरा, उनको ये पता चला कि क्वालिटी खराब हो चुकी है और अब उन किसानों की मजबूरी बन चुकी है कि अगर हमने वो केमिकल उनको नहीं दिया तो वो आपका वहां से उत्पादन नहीं कर पाएंगे। और एक और यहां पर बताना चाहता हूं फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान क्या करते हैं आजकल, अपनी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं छोड़कर और आम जो बाग हैं उन बागों को ठेकेदारों के हवाले कर दिया जाता है, ट्रेडर्स के हवाले कर दिया जाता है, जो कि पूरे साल भर उसकी देखभाल करते हैं। और ट्रेडर का मेन टारगेट होता है कि हमें वहां से केवल उत्पादन लेना है, हमें क्वालिटी से, उस मिट्टी की क्वालिटी से, पर्यावरण से, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा केमिकल का प्रयोग करते रहे और उसकी वजह से जिन किसानों को जानकारी भी नहीं थी कि उनके खेतों में क्या प्रयोग हो रहा है, अब उन किसानों के लिए अब और ज्यादा समस्या बन चुकी है, क्योंकि 10-12 साल के बाद उसकी लागत बढ़ चुकी है और किसान के पास जो आमदनी है वो उतनी आ रही है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा यहां पर आपको साइकिल समझना पड़ेगा कि जिसके अंदर आपका केमिकल का प्रयोग होना या फिर एक प्रकार से मिसगाइड होना किसानों का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर केस में हो सकती है। ये तो केवल मैंगो का एग्जांपल है जहां पर किसानों ने जानकारी दी, ये हर फसल के साथ हो रहा है। किसानों को कई बार पता भी नहीं होता कि जो केमिकल उनको सजेस्ट किया गया है वो वाकई में उनके लिए फायदेमंद है या नहीं है, और अगर एक बार के लिए फायदेमंद है या लंबे समय तक फायदेमंद है ये भी बहुत जरूरी है, वो उनकी हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट करता है ये भी बहुत जरूरी है। तो हर बात के बारे में एक जानकारी अब किसान को जब तक नहीं होगी तो उसकी वजह से किसान इसी तरीके से परेशान होता रहेगा और एक्सटेंशन सिस्टम भारत में उतना अच्छा नहीं है। अब अगर हम बात करें तो उन केमिकल के प्रयोग की वजह से आपके जो फ्रूट्स की क्वालिटी काफी कुछ इस प्रकार की हो जाती है, जो कि पहले काफी अच्छा कलर और सिंगल कलर आपका इसका हुआ करता था, यूनिक कलर हुआ करता था, जो उसमें आपको काफी अंतर देखने को मिल रहा है। अब बताना चाहता हूं कि सबसे पहले यहां पर जो कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था उसके बाद प्राइस इनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिली है। और मेनली अगर हम बात करें तो ट्रेडर्स जो हैं, व्यापारी जो हैं, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि सारे ही व्यापारी खराब होते हैं, लेकिन कुछ व्यापारी जो हैं वो गुंडागर्दी भी करते हैं, किसानों के साथ बुलिंग भी करते हैं और उनकी जो फसल है वो अपने मन माने दामों के ऊपर परचेज भी करते हैं, जिसकी वजह से किसान, क्योंकि अब किसान के पास सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि किसान संगठित नहीं है, किसान जो है एक जगह पर अपने एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं मिला हुआ है, जिसकी वजह से किसान को यह समस्या और ज्यादा झेलनी पड़ती है। और वहीं पर ट्रेडर्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर, आप ये कह सकते हो कि यूनिटी बनाकर जो है आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं, फॉरवर्ड अपने आप को लेकर जाते हैं। तो कोविड-19 में जो उन ट्रेडर्स को नुकसान हुआ था वो नुकसान अब वो यहां से पूरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि किसानों को उतना दाम उनको नहीं मिल पा रहा है। अब देखो, मैंने वही आपको कहा कि मिडिल मैन के हाथ में सारा कंट्रोल है, जो बीच में व्यापारी बैठे हैं, किसान सीधा जो है वो आपका संपर्क में नहीं आ सकता। लेकिन यहां पर जब द हिंदू की एक फार्मर के साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि कोविड-19 के टाइम पर मैं जो है वो उतना ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं रखता था ऑनलाइन सिस्टम की, लेकिन फिर भी हमने वेबसाइट को डेवलप करवाया। उसके बाद हमने आज प्रेजेंट टाइम में आपका फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है हमारे मैंगो को हमारे बाग से डायरेक्टली किसानों तक, कंज्यूमर तक भेजने के लिए। तो अब कंज्यूमर जो है वो हंसकर उतना प्राइस पे भी करते हैं, क्योंकि वहां पर बीच की जो कॉस्ट है, जो मिडिल मैन लेकर चला जाता है, वो हमने हटा दी है और किसान को भी अब काफी अच्छा दाम मिल रहा है और यहां पर जो कंज्यूमर है उनको भी कम प्राइस में ज्यादा बेहतर क्वालिटी मिल पा रही है। तो ये जो डिफरेंस है वो किसान को समझना पड़ेगा। ये बात अगर किसान को समझाई जाए कि अगर हम डायरेक्टली कंज्यूमर तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर मुझे लगता है कि कंज्यूमर तक पहुंचना काफी आसान भी है। अब जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों के साथ शेयर करोगे, नहीं लगी तो आप नहीं शेयर करोगे। तो वही बात है कि अगर आपका कोई भी किसान उस पर्टिकुलर फ्रूट को अपने मार्केट में बेचना चाहता है, तो अगर किसी कंज्यूमर को वो अच्छा लगेगा तो 2 लोगों को और सजेस्ट करेगा, और अगर उनको वही बात है कि कम प्राइस में वो चीज मिल रही है और अच्छी है तो डेफिनेटली किसान के प्रोडक्ट को ज्यादा और ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। लेकिन उसमें थोड़ा सा हेक्टिक कंडीशन ये हो जाती है कि उनकी पैकेजिंग करना, भेजना, ये कई जो आपके बीच में यहां पर ये समस्याएं हैं वो उनको देखने को मिलती है, लेकिन वो उनको करना पड़ेगा। अगर हम वाकई में आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार की टेक्निक्स को अपनाना ही पड़ेगा। फिर बारी आती है, मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ओवरयूज जो आपका केमिकल्स का है या ग्रोथ रेगुलेटर्स का है,
तो वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और डिमांड जो घट गई है, क्योंकि डिमांड के अंदर अगर हम बात करें तो आपका कोविड-19 के टाइम तो वैसे भी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था हमारा प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि इन केमिकल के प्रयोग की वजह से जो आपकी क्वालिटी, टेस्ट, कलर में चेंज आया है, तो वो भी यहां पर कहीं ना कहीं रीजन है। तो ये कह सकते हो कि कोविड-19 के बाद जो इंपैक्ट हुआ वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन उसको तो चलो रिकवर कर पाने में हम लोग काफी हद तक सक्षम रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो मेजर आपके इंपैक्ट है उनको हमें और ज्यादा भी इंप्रूव जो है करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा था कि एक्सपोर्ट की डिमांड जो है वो मेनली क्वालिटी इशू की वजह से डिक्रीज हो रही है। केवल हमारे डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं, बल्कि जो इंटरनेशनल डिमांड है हमारे मैंगो की या किसी भी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, उसका डिक्रीज होने का कारण कई बार यह भी होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम वेल क्वालिटेटिव प्रोडक्ट को नहीं भेजेंगे तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को कोई भी डिमांड नहीं करेगा। इसके अलावा कंज्यूमर सभी जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए एक किसान को कम से कम 10 साल तक का समय लग जाता है एक बेहतर उत्पादन करने के लिए, जो कि आज वो कर पा रहा है उसी लेवल का उत्पादन करने के लिए। इसलिए किसान क्या करते जा रहे हैं कि अपना जो मैंगो का ऑर्चर्ड था उसको छोड़कर उसकी जगह पॉपुलर प्लांटिंग या फिर ऐसे प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं जहां से उनको कम टाइम के अंदर ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल सके और वो ज्यादा वहां से आपका पैसा कमा सके। और इसकी वजह से यहां पर ये कह सकते हो कि ऑर्चर्ड्स या फिर ये कह सकते हो मैंगो का जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो डिक्रीज भी हुआ है और ओवरऑल प्रोडक्शन या उत्पादन के अंदर भी कमी देखने को मिल सकती है। तो ये कई चीजें हैं जो यहां पर आपको ओवरऑल एक दूसरे के साथ आपको इंटरमिंगल करके या इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि क्या कारण रहा मेजरली। वहीं अगर हम बात करें तो अब प्रेजेंट टाइम में जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होता है कि किसान अपने फसल को उत्पादित करता है, मिडिलमैन किसान से परचेज करता है और मिडिलमैन से आपका फर्दर ट्रेडर परचेज करता है और ट्रेडर से जब वो मार्केट में जाता है तो यहां पर रिटेलिंग जब होती है तो उस केस में अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि उस आम का प्राइस किसान को तो केवल कितना मिला 20 रुपए, कंज्यूमर ने कितना पे किया, कंज्यूमर ने पे किया मान के चलिए आपका 200 रुपए, तो 180 रुपए जिन लोगों ने ना तो उसका उत्पादन किया और ना ही उसको जो है आपका ग्रो करवाया, ना ही उसके ऊपर 6-7 महीने लगाए, उन्होंने केवल 1 से 2 महीने के अंदर इन बिटवीन केवल उनको स्टोर कर या फिर उनकी राइपनिंग करके उसको बेचने का काम किया है। और इवन दो कई बार तो राइपनिंग यानी कि पकाने का काम भी किसान ही करता है और इसके बावजूद किसान को उतना रुपया मिल रहा है, कंज्यूमर को इतना बड़ा अमाउंट पे करना पड़ रहा है एंड राइट नाउ मैक्सिमम बेनिफिट ये लोग लेकर चले जाते हैं। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार जो बीच में ट्रेडर्स होते हैं उनको पैकेजिंग वगैरह करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेडर्स यहां पर बुलिंग कर रहे हैं, सारे ट्रेडर ही खराब होते हैं, लेकिन काफी हद तक या ये कह सकते हो 80% का जो क्राइटेरिया है बीच में ट्रेडर्स और मिडिलमैन का वो काफी खराब है और उसी को यहां पर बदलने की जरूरत है और किसान को डायरेक्टली कंज्यूमर या रिटेलिंग तक पहुंचने की जरूरत है ताकि किसान अपने फसल को उत्पादित को ना कि केवल होलसेल रेट पर बेचे बल्कि रिटेलिंग रेट पर भी वो सेलिंग कर सकता है और उसमें किसान के पास सबसे अच्छी अप्रोच है। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छा मुझे इनिशिएटिव जो अभी सरकार का लग रहा है और रिसेंटली आपको पता होगा सरकार बार बार इसको प्रमोट भी कर रही है कि अगर आप कोल्ड स्टोरेज हाउस में अपने फसल को अपने उत्पादन को रख लेते हो कुछ समय के लिए और थोड़ा टाइम इंतजार करते हो तो मार्केट में उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद अगर अपने फसल को मार्केट में बेचोगे तो फिर उससे एक आपको हाई रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोल्ड स्टोरेज हाउस की फैसिलिटी हर किसान के पास उपलब्ध नहीं है। तो यहां पर इस आर्टिकल में यह भी यहां पर किसान के द्वारा बताया गया कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हम उनको स्टोर नहीं कर पाते हैं और इसीलिए मुझे क्योंकि अब आम और फ्रूट और वेजिटेबल क्या होते हैं पेरिसेबल कमोडिटीज होती हैं जो बिना कोल्ड स्टोरेज कंडीशन के जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इसलिए उनको यहां पर बचाने के लिए किसान के खुद के पास कोई कोल्ड स्टोरेज हाउस नहीं उपलब्ध होने के कारण मजबूरीवश उसको कम दाम के ऊपर अपनी फसल को बेचना पड़ता है और यही कारण है कि किसान जो है इस चीज को सफर कर रहा है। अब वही आपका एक एग्जांपल यहां पर फिर आ गया, जैसे कि एक किसान है जो आपका बेगिंग के ऊपर लगभग 5-5.5 रुपए खर्च कर रहा है, इसके अलावा बाकी उसका मार्क और भी प्राइस होता है और इसके बावजूद किसान को दशहरी मैंगो के लिए 810 रुपए किलो मिलते हैं और बाकी जो मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो उसका काफी मुनाफा कमाते हैं। तो वही आपको यहां पर जो मैंने समझाया वही लिखा गया है, इसके अंदर कोई अलग कहानी नहीं है। दूसरा 15 साल पहले की यहां पर बात की जा रही है कि एक एग्जांपल लिया है कि 15 साल पहले मैंगो का जो दाम मिलता था किसानों को वो 15 रुपए मिलता था और इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कम से कम उसी दशहरी मैंगो का आज किसान को 40 रुपए मिलना चाहिए। देखिए आपको वो दशहरी मैंगो 120-100 रुपए इतने रुपए किलो आराम से मिलता है और किसान उसकी डिमांड केवल 40 रुपए कर रहा है, लेकिन वो भी उसको नहीं मिल पा रहा है। आज भी उसका जो दाम है वो लगभग आपका 20 रुपए किलो ही लगभग उसको मिल पा रहा है। अब सोचकर देखिए 15 साल के अंदर 10 साल के अंदर आपका 15 रुपए से 40 रुपए की तरफ किसान नहीं बढ़ पाया, यानी कि कितना यहां पर
अंतर जो है आप लोग समझ सकते होंगे कि किसान जो है कितना सफर कर रहा है, बल्कि उसकी जो लागत है वो बढ़ चुकी है। आप लोग जो इनपुट परचेज करते हो उसके ऊपर जीएसटी भी लग रहा है। इसके अलावा जो है मार्केट में उसका दाम भी बढ़ा है क्योंकि हर चीज बढ़ चुकी है। आप पहले फॉर एग्जांपल कोई पेन खरीदते थे वो 5 रुपए का था, तो काफी ऐसे हो चुके हैं जो 5 से 6 के हो चुके हैं, 10 के हो चुके हैं। लेकिन इवन दो किसान के लिए उस फसल का दाम उसको उतना नहीं मिल रहा है, तो काफी परेशानी वाली बात यही होती है। और पेस्टिसाइड वगैरह की जो कॉस्ट है पर बीघा वो भी लगभग 2000 से 3000 रुपए तक आ जाती है किसान की। तो ये काफी यहां पर चौंकाने वाला तथ्य है जो कि हमें समझना पड़ेगा या गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। अब बात आती है सबसे पहले यहां पर एक जो आपका सिस्टमेटिक वे है जिसके अंदर जो मैंगो की सप्लाई चेन है वो क्या है। तो अब आपका हार्वेस्टिंग यहां पर होता है मैंगो का, उसके बाद कलेक्शन पॉइंट पर उसको कलेक्ट किया जाता है, उसकी ये कह सकते हो राइपनिंग की जाती है। अच्छा, राइपनिंग के लिए आपको पता होगा कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है, और कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा केमिकल है जो आज प्रेजेंट टाइम में बैन भी किया जा चुका है, और ज्यादातर जो किसान है वो उसी को प्रयोग में लाते हैं। और इसके कारण भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा जो क्वालिटी के कारण जो है उसकी डिमांड जो है कम हुई है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि आज हमें जो बैंड केमिकल है उनको हमें यूज नहीं करना, हमें ऐसे केमिकल्स को प्रयोग में लेकर आना है। क्योंकि आपने ये कहावत सुनी होगी कि जो आपका खरबूजा है या फिर आपका जो तरबूज है वो फसल आपका या बेल के ऊपर पका हुआ ये अच्छा होता है, लेकिन मैंगो को अगर हम पकाने के बाद मार्केट में बेचेंगे या ये कह सकते हो हार्वेस्टिंग के बाद अगर पकाएंगे तो वो ज्यादा आपका बेहतर स्वाद दे पाएगा, उसका टेस्ट दे पाएगा। तो वही बात यहां पर जरूरी है कि मैंगो को जब आपका हार्वेस्टिंग के बाद पकाया जाता है तो पकाने के लिए काफी अच्छे केमिकल का प्रयोग किया जाए। उसके बाद हम लोग जब उसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद प्रोसेसिंग यूनिट तक लेकर आते हैं जहां पर उसका पल्प वगैरह या मैंगो को आपका किसी जूस के अंदर या किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट अगर किया जा रहा है या पिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके बाद उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। या फिर आपका क्या हो सकता है कि प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपका आने के बाद मार्केट में उसको बेच सकते हैं, या फिर उसको कोल्ड स्टोरेज। अब देखो ये भी हो सकता है कि मैंगो को डायरेक्टली यहां पर कहां लाया जाए, आपका कोल्ड स्टोरेज हाउस में लाया जाए, और कोल्ड स्टोरेज हाउस से उसको रिटेल मार्केट में भेजा जा सकता है। तो ये कई चीजें हो सकती है, लेकिन अलग अलग वे में होगा। लेकिन किसान को अगर मुझे लगता है कि कोल्ड स्टोरेज हाउस की फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई जाए तो किसान उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। लेकिन ये कोल्ड स्टोरेज हाउस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत के अंदर आज काफी कमी है। लेकिन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को इंप्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो दिया गया है, जो मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूं, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर इस वीडियो के अंत में भी आपको लिंक जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यहां पर इन चीजों को समझने की कोशिश करिए कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर आ रही है लेकिन उनको पता भी नहीं है। अच्छा, जो हम बैगिंग की बात कर रहे थे कि किसान को बैगिंग का चार्ज पे करना पड़ता है, अब वो जो बैगिंग का चार्ज पे करना पड़ रहा है किसान को, जैसे हमने अभी बताया था आपको कि आपका जो मैंगो होता है ना वो जो पेड़ पर होता है तो उस टाइम पर उसके ऊपर एक बैग जो है वो बांध दिया जाता है, और बैग इसीलिए बांधा जाता है ताकि उसके ऊपर एक तो कोई आपका जो पॉल्यूशन है उसका इंपैक्ट ना हो, और दूसरी तरफ ये जो आपका मैंगो है वो इंसेक्ट से या कीड़ों से बचा रहे, तो इसके लिए बैगिंग की जाती है। बैगिंग की कॉस्ट आपकी 5000 रुपए आती है, लेकिन भारतीय या यूपी सरकार के द्वारा लगभग 28 से 30,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है इस बैगिंग के लिए, जो कि अपने आप में एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो वहां पर लगभग किसानों को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो वो भी किसानों को देना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस एक्सटेंशन सिस्टम को क्या किया जाए, आपका इंप्रूव किया जाए। अब इसके अलावा कुछ साइंटिफिक अप्रोच है, कुछ साइंटिस्ट ने भी यहां पर रिकमेंडेशन दी है कि हम लोग कैसे जो है आपका प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो उन साइंटिस्टों ने जो आपके केवीकेज में वहां पर प्रेजेंट है, डॉक्टर टीएस राठौड़, आर के कटियार जो कि आईसीआर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है कि एक तो फर्टिलाइजर का बैलेंस यूज करना जरूरी है, पेस्टिसाइड का भी बैलेंस यूज करना जरूरी है, एक्सेसिव जो यूज किया जा रहा है उसको यहां पर कंट्रोल में करना काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ आपका जो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें हमें आपका चेंजेस करना पड़ेगा, वैल्यू चेन एडिशन जो है उनके कॉन्सेप्ट फार्मर के तक लेकर जाने पड़ेंगे ताकि फार्मर उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, फार्मर खुद उसकी स्टोरेज कर सके या फिर प्रोसेसिंग में लेकर जाकर उससे नए उत्पाद बनाकर उससे मार्केट से हाई रिटर्न ले सके। इसके अलावा फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें अप्रोच करने पड़ेंगे ताकि किसानों को इनके बारे में जानकारी दी जा सके कि भाई आप कैसे अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हो, कैसे अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। और इसके साथ में नेक्स्ट आपका है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हमारी क्रॉप के साथ साथ जो हमारे फ्रूट्स को ग्रो करवाया जा रहा है उनके साथ हम किस प्रकार से डिफरेंट क्रॉप को इन बिटवीन ग्रो करवा सकते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म के साथ, और वहां से कैसे हाई रिटर्न जो है वो गेन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट और कुछ आपकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके भी किसान की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली केमिकल को कंट्रोल में ना लाकर हम लोग वहां पर बायोलॉजिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल और फिजिकल कंट्रोल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर काफी ऐसे मित्र कीट हैं जो डिफरेंट डिजीज और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा जैसे आपके डिफरेंट जो
ये बायो कंट्रोल है उनको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग द कोल्ड स्टोरेज एंड बेटर लॉजिस्टिक्स कुड हेल्प द प्रोलॉन्ग फूड शेल्फ लाइफ एंड सो फार्मर कैन वेट फॉर द बेटर प्राइस। अब जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज किसानों को अगर उपलब्ध करवाई दी जाए तो किसान क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को अपना स्टोर कर सकते हैं। और यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा एक और ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है कि कोई किसान अगर आपका रजिस्टर्ड कोल्ड स्टोरेज हाउस के अंदर अपने प्रोडक्ट को स्टोर करता है तो वहां पर उनको एक ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट मिलती है, जिसका फायदा यह होता है कि इस रिसिप्ट को लेकर किसान बैंक में जा सकता है, किसी भी वित्तीय संस्थान में जा सकता है और वहां से उसके बदले लोन ले सकता है 12 महीने तक के लिए। तो अब देखो किसान की जो पैसे की समस्या थी वो भी सोल्व आउट हो गई और आने वाले टाइम में एक बेहतर मार्केट का दाम भी किसान को मिल पाएगा। लेकिन यहां पर जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज है उनको एक्सपेंड करने की जरूरत है, उनको किसान तक लेके जाने की जरूरत है। हमारे आसपास में जब किसानों के आसपास में उपलब्ध करवाएंगे तभी किसान स्टोर कर पाएंगे। फिर बारी आती है जी स्ट्रेंथनिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू द कोऑपरेटिव्स कैन हेल्प फार्मर्स टू गेट ए फार्मर शेयर। अब देखो यहां पर यह भी जरूरी है कि अगर हम एक कोऑपरेटिव बनाकर और किसानों को एक दूसरे के साथ जोड़कर संगठित कर किसानों को अब लेकर आते हैं तो डेफिनेटली बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। जैसे मान के चलिए आप 2 या 3 दोस्त मार्केट में जाते हो और एक अकेले जाते हो और आपको कोई पैंट शर्ट या कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदना था तो आप वहां पर 2-3 दोस्त अगर इकट्ठे होते हो तो ज्यादा बार्गेनिंग कर पाते हो। उनके साथ होता है ना मोल भाव करना, तो मोल भाव जब हम करते हैं उन लोगों के साथ तो डेफिनेटली कई बार होती है कोई आपकी 1000 रुपए की चीज होती है हम 800 में लेकर आ जाते हैं, 700 में लेकर आ जाते हैं। तो वो कैसे हो पाया? वो हमारे मोल भाव करने से हुआ। लेकिन अगर अकेला इंसान जाता है तो वो कई बार मोल भाव नहीं कर पाता है। तो वही किसान के साथ समस्या है कि किसान जब तक अकेला है तो वो मार्केट में मोल भाव नहीं कर पाएगा और ट्रेडर से ज्यादा दाम नहीं ले पाएगा। लेकिन सभी किसान संगठित होंगे, बोलेंगे कि भाई हम तो आपको उत्पाद तभी बेचेंगे जब आप हमें जो है उतना दाम दोगे। अब वहां ट्रेडर की मजबूरी हो जाएगी कि अगर इतना प्रोडक्ट हमें परचेज करना है एक साथ इकट्ठा तो डेफिनेटली इनको दाम इतना देना ही पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव संगठन के द्वारा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, किसानों की आमदनी को बढ़वा सकते हैं। डायरेक्ट फार्मर टू मार्केट सेल शुड बी एनकरेज्ड। ये भी जरूरी है कि जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई एक किसान क्या कर सकता है, डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, तो जिससे उनको दाम भी ज्यादा मिलेगा और कंज्यूमर तक भी कम प्राइस के अंदर आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा। पॉलिसी इंटरवेंशन शुड बी एंश्योर दैट प्राइस स्टेबिलिटी एंड फार्मर सपोर्ट स्पेशली आफ्टर द डिस्ट्रप्शन लाइक द कोविड-19। अब यहां पर यह भी जरूरी है कि कोविड-19 के कारण जो नुकसान हुआ वो भी आपका किसान को यहां पर अभी समझने की जरूरत है। उसको आपका ओवरऑल जो है ये कह सकते हो कि एक रिसर्च की जरूरत है कि भाई कितना नुकसान हुआ और उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज ऐसे लेके आने की जरूरत है जिससे किसान को एक अच्छा दाम मिल सके, बेहतरीन दाम मिल सके और इसके अंदर किसानों को जो है नुकसान डायरेक्टली ना हो। तो ये जो है कहीं ना कहीं किया जा सकता है जिससे किसान की आमदनी बढ़े। लेकिन यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि आज के समय के अंदर मैंगो या हमारी जो आम की फसल है वो खतरे में क्यों है और जो आम पैदा करने वाले किसान हैं वो क्यों यहां पर आपके जो है डिस्ट्रेस सेल कर रहे हैं या कम दाम के अपनी फसल को बेच रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या चल रहा है, लेकिन इसको आप पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी या ये कह सकते हो पूरी सीरीज समझ में आ रही है और ये आपको सेशंस हमारे अच्छे लगते हैं तो उनको वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और दूसरे लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक एक बेहतरीन जानकारी जो है पहुंचा सकें और वो भी एक अच्छे कंटेंट के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ कि कहां से हम इस जानकारी को लेकर आए हैं। तो उसमें काफी समय लगता है और ये चीजें आप लोगों के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि देखो जानकारी देना मुझे अच्छा लगता है और आप लोगों तक जानकारी अगर पहुंचाएंगे तो आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हो। तो इसलिए कोशिश करिए कि भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।